साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा 16 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर है? टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वे कैसे होगा, सर्च कैसे होगा, जिस बारे में धारा 16 जो है वो स्पेसिफिक करता है। अगर सर्च का जुरिडिक्शन हमें क्लियर नहीं है, सर्च कौन कर सकता है हमें क्लियर नहीं है, तो किसी भी रूप में हम ये नहीं कह सकते कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बेस लेवल से, ताकि दिक्कत नहीं है। और सेक्शन 16 जो है पीएमएल की कार्रवाइयों में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है अदा करता है। ये कार्रवाइयाँ क्या है और किस तरह से ये वर्कआउट किए जाते हैं, जिसको हम अध्ययन करेंगे धारा 16 के अंदर। एक एक बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके राइट्स अफेक्ट ना हो और आप इजीली अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए अपने केस को डिफेंड कर सकें या अपने क्लाइंट को जो है वो डिफेंड कर सकें। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों यदि हम धारा 16 को देखते हैं तो सबसे अच्छी बात हमें क्या दिखाई देती है कि ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये डील करता है विद समन्स सर्च एंड सीजर से, जिसका पहला पार्ट है पावर टू सर्वे, कि सर्वे की शक्तियाँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट में कोई अन्य प्रोविजन है उसमें कोई बात लिखी हुई है, उसके होने के बावजूद भी मतलब यहाँ पावर बढ़ा दी गई है। एन अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी है और उसके पोजीशन मटेरियल है जिसके आधार पर उसको रीजन टू बिलीव है, बट ऐसा बिलीव को वो रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। नंबर 2 इट शुड बी रीजनेबल, और नंबर 3 देयर शुड बी अ नेक्सिस बिटवीन द एलिज्ड क्राइम एंड द एलिज्ड इन्फॉर्मेशन, मीन्स द मटेरियल कंसर्न। इस सिनेरियो में ही वो एंटर कर पाएगा किसी प्लेस पर जो उसके एरिया के लिमिट्स में है, जो कि उसको असाइन किया गया है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरी बात, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन बाय द कंसर्न अथॉरिटी, जिसको कि एरिया असाइंड है और वो पावर को डेलीगेट कर रही है। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस प्लेस पर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है या कमिट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई प्रोप्राइटर है या कोई एम्प्लॉय है या अदर पर्सन है जो कि उस प्रीमाइसेस से जुड़ा हुआ है, उनको भी कोई प्लेस पर या किसी टाइम पर आने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, ताकि किसी भी रूप में उनकी हेल्प से ये मालूम कर सके जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उनको इंस्पेक्ट किया जा सके, और उनके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ भी है तो उसे कलेक्ट कर सकें, ताकि उनकी हेल्प लेकर सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड्स है उसको वो इंस्पेक्ट कर सके। दूसरी बात ये कि जो रिकॉर्ड है और जो एलिज्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या कनेक्टिविटी है उसको वेरीफाई कर सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी रूप में प्रोसीडिंग के एंगल से रिलेवेंट है या यूज़फुल है, उसको जो है वो कलेक्ट कर सके। तो मोटी मोटी बात ये है, इस सबसेक्शन 1 को हम देखते हैं तो ये बहुत सिंपल सी बात कहता है 3 वेज में जाके, कि एक्ट में किसी बात के होते हुए भी अथॉरिटियाँ इंस्पेक्ट कर सकती है उन प्रेमाइसेस को जो कि उनके लोकल लिमिट में है या जिनके संबंध में उन्हें ऑथराइज़ किया गया। नंबर 2, अगर उस प्रेमाइसेस में कोई प्रोप्राइटर है या कोई एम्प्लॉई है, उनको कह सकता है कि भाई आप आओ, मुझे रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है और जो एलिज्ड रिकॉर्ड है उसमें क्या कनेक्टिविटी है उसको वेरीफाई करना है, और ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल है, रिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, उसके बारे में मुझे जो है काम करना है। क्लियर है? तो ये 3 काम जो है दे रखे हैं इनकी पावर्स में एज फार एज सब सेक्शन 1 इज कंसर्न। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण है, वो क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत अ प्लेस वेयर एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज कैरिड ऑन, कि ऐसा प्लेस जहाँ पर ऑफेंस कैरिड ऑन किया जा रहा है या ऑफेंस जो है कमिट किया जा रहा है, शेल ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्लेस वेयर एनी सच एक्टिविटीज कैरिड ऑन देयर ऑन और नॉट इन विच द पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटी state that any of his record or any part of his property related to such act are kept। अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर उस एलिज्ड रिकॉर्ड को रखा गया है, उस प्लेस को भी इस प्लेस में इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके बारे में जांच कार्रवाई संपादित की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब सब क्लॉज नंबर 2 में हम आते हैं, वो क्या बोलता है, द अथॉरिटी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 की जो अथॉरिटी है सबसेक्शन 1 में, शेल इंपेरेटिव है आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस, जब किसी प्लेस में एंटर हो जाएगी, रेफर टू इन दैट सबसेक्शन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे, जैसे सर्वे जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो आप, इमीडिएटली काम करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रीजन सो रिकॉर्डेड, की जो भी रीजन्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो और जो मटेरियल उनके पोजीशन में उनको टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी,
इन अ सील्ड एनवलप इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जो भी डाटा है या जो मटेरियल है उसमें उनका जो स्पष्टीकरण है, जो उनके रीजंस है, सबको इकट्ठा करके रेफर कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन द सील्ड एनवलप इन द मैनर सो प्रिस्क्राइब्ड। और ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उस रीजंस को या उस मटेरियल को रखेगी उस मैनर में या उस अवधि तक जो प्रिस्क्राइब की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सब क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, ये आपको समझना जो है काफ़ी ज़रूरी है। एन अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन, की जो भी अथॉरिटी एक्ट कर रही है में प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड बाय हिम, कि अगर कोई रिकॉर्ड इंस्पेक्ट हुआ है तो उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो प्लेस कर सकती है। दूसरी बात, कोई इसके एक्सट्रैक्ट है या जो कॉपीज़ हैं उसको ले सकती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, या लेने के लिए आदेश दे सकती है। मेक और कॉस्ट टू बी मेड, ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी जो उन्होंने चेक करी है और जो वेरीफाइड करी है उसको भी जो है ये मेकआउट कर सकते हैं। ये सेक्शन जो है ये एनालॉगस है विद सेक्शन 57 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्राबैंड जो है सीज करती है अथॉरिटियाँ तो उसमें भी इन्वेंट्री बनती है, तो वैसे की वैसे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, समझने की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लॉज नंबर 3 में, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन द प्लेस विच में बी यूजफुल और रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। कोई व्यक्ति अगर मौजूद है तो उसके स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकती है जो कि यूजफुल है या रिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो हमने कुल मिला के ये समझ लिया कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास मटेरियल पहुंचने से पहले जो कंसर्न अथॉरिटी है जो मौके पर जाएगी और जो कार्रवाई करेगी सर्वे की, वो कार्रवाई क्या है, उसके लिए पावर्स क्या हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां जो है कानून में इनकी तय की गई है। तो साथियों, अगर हम सेक्शन 16 को जो है ब्रीफ आउट करें तो हमको एक बात जो है समझ में आती है कि सबसे पहली बात, वो अथॉरिटी उन्हीं एरिया में सर्च कर पाएंगे या सर्वे कर पाएंगे जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएट है जो उनको असाइंड है। अगर किसी अन्य एरिया के लिए उनको डेजिग्नेट किया गया है, पावर दी गई है, तो वहाँ जाके वो अपनी सर्वे कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जो मटेरियल हमारे पोजीशन में है उसके सिनेरियो में जो है ऑफेंस कमिट हुआ है। चौथी बात, वो पूछताछ कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारी कार्रवाइयाँ होने के बाद में उन्हें अपना आउटकम जो है वो सबमिट करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इमीडिएटली। तो साथियों, नए चैप्टर में या नए वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17 को, जहाँ पर सर्च एंड सीजर के बारे में एक खुल के डिस्कस जो है किया गया है पीएमएल एक्ट में, जिसके लिए सेक्शन 17 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ के आइएगा ताकि जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझने में जो है काफ़ी ईजी रहेगा। और जो मैं पीएमएल पे जो है सीरीज़ बना रहा हूँ और लगातार जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको देखते हुए चलिए ताकि हर पार्ट जो है आपको क्लियर रहे और आप अपने राइट्स को जो है एज पर लॉ जो है वो इन्फोर्स कर सकें। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।